हाय, दिस इज़ उज़मा फारूकी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको हम पहले बताएंगे डाइजेशन। क्या बताएंगे? डाइजेशन। सिस्टम का मतलब आप समझ चुके हो, जब कोई प्रोसेस को करने के लिए कई सारे ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? सिस्टम। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में जितनी भी प्रोसेस होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं। उनको करने के लिए कोई एक ऑर्गन नहीं सिर्फ कंप्लीट कर सकता, उसे कई सारे ऑर्गन मिलकर उस क्रिया को या इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले इसमें डाइजेशन पढ़ेंगे। डाइजेशन होता क्या है? डाइजेशन होता है, देखिए इसमें सॉलिड, कॉम्प्लेक्स और नॉन डिफ्यूजिबल फूड मटेरियल का, ठीक है, सॉलिड, कॉम्प्लेक्स और नॉन डिफ्यूजिबल फूड मटेरियल का लिक्विड, सिंपल और डिफ्यूजिबल फूड मटेरियल में चेंज होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइजेशन। और किसकी प्रेजेंस में चेंज होता है ये? कि एंजाइम्स की सहायता से। किसकी हेल्प से? एंजाइम की हेल्प से। आ गई बात समझ में? तो आप देख सकते हैं कि डाइजेशन में क्या होता है, सॉलिड जो फूड होता है वो किस में चेंज हो जाता है? लिक्विड में। कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल किस में चेंज हो जाता है? सिंपल में। नॉन डिफ्यूजिबल किस में चेंज हो जाता है? डिफ्यूजिबल में। और चेंज कौन करता है? एंजाइम्स। आ गई बात समझ में? आई कि नहीं? एक चीज़ और आप समझ लीजिए, जो डाइजेशन मतलब है क्या है, और अच्छे से समझ लीजिए। जो इनसॉल्यूबल फूड मटेरियल होता है उसका सॉल्यूबल फूड मटेरियल में चेंज होना, है ना, उसे क्या बोलते हैं? डाइजेशन। और किसकी हेल्प से होता है ये? एंजाइम की हेल्प से। आगे बात समझ में? मतलब कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है फूड का, उसका सिंपलेस्ट पार्ट में चेंज हो जाना, है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म में जब तक फूड चेंज नहीं होगा तब तक हमें एनर्जी नहीं मिल सकती। आ गई बात समझ में? तो डाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू जो हम लोग फूड मटेरियल खाते हैं वो क्या होता है? अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, फूड जो होता है जब तक वो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज नहीं होगा तब तक हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। आ गई बात समझ में? जैसे अगर हम लोग फूड में मेन जो कंपोनेंट होते हैं क्या क्या होते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स की यूनिट क्या है? ग्लूकोज। जब तक वो ग्लूकोज में नहीं चेंज होगा तब तक उससे हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। उसी तरह जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन की यूनिट क्या है? एमिनो एसिड। ठीक, जब तक वो एमिनो एसिड में नहीं चेंज होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी। आगे बात समझ में? आगे आपको इसके बारे में और अच्छे से बताएंगे। ठीक, इतना आप समझ लीजिए कि डाइजेशन होता है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक, डाइजेशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का सिंपलेस्ट में चेंज होना। आ गई बात समझ में? फिर देखिए टाइप्स, ये 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, डाइजेशन जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन क्या होता है? जो सेल के अंदर होता है। ठीक है, जो बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इन सब में कैसा डाइजेशन होता है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। क्योंकि इनकी बॉडी यूनिसेलुलर होती है, एक ही सेल से मिलकर बने, तो उसी सेल्स के अंदर सारी प्रोसेस होती है। आगे बस समझ में? और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन मतलब वो डाइजेशन जो सेल्स के बाहर होता है। कहाँ होता है? एलिमेंट्री कैनाल में। ठीक, मतलब अलग अलग ऑर्गन होते हैं जिनमें ना, तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन किस में होता है? जिनमें, जैसे ह्यूमन में। देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन मतलब वो डाइजेशन जो सेल्स के बाहर होता है। और कहाँ होता है? एलिमेंट्री कैनाल में। जैसे ह्यूमन, मंकी एक्सेट्रा में कैसा डाइजेशन होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। आ गई बात समझ में? कि जो आप ये समझ लीजिए जो हम लोगों में डाइजेशन होता है उसके लिए पूरा क्या होता है? पूरी एलिमेंट्री कैनाल मतलब फूड पाइप, उसमें सब कुछ होता है। ठीक है, मतलब अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, कई सारे ऑर्गन्स मिलकर इस प्रोसेस को करते हैं। अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें तो एक ही सेल है, उसी सेल में वो डाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है। और हम लोगों में, ह्यूमन बीइंग में क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल होती है पूरी, जिसमें कई सारे ऑर्गन्स जुड़े होते हैं जिसमें कि डाइजेशन की प्रोसेस होती है। ठीक, आगे बात समझ में? अब आगे हम देखेंगे डाइजेशन ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल। मतलब एलिमेंट्री कैनाल हमारी काफ़ी बड़ी होती है, उसमें कई सारे ऑर्गन्स अटैच होते हैं, लेकिन कई सारे ऑर्गन क्या होते हैं? सिर्फ ट्रैक का काम करते हैं, रास्ते का, है ना। उनमें डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है। जो कौन से वो पार्ट्स हैं जिनमें डाइजेशन की प्रोसेस होती है? तो बक्कल कैविटी, स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। आगे बात समझ में? अब आपको अलग अलग हम बताएंगे डाइजेशन। पहले हम आपको बक्कल कैविटी में बताएंगे, फिर स्टोमक में, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में। आगे बात समझ में? अब देखेंगे आगे। अभी है आपका
डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए बक्कल कैविटी क्या होती है। बक्कल कैविटी मतलब जो हमारा माउथ होता है, जो मुंह के अंदर जो स्पेस होती है, ओपनिंग जो होती है, जहाँ पर हमारे टीथ, टंग और सलेवरी ग्लैंड होती है, उसी को क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। ठीक, तो बक्कल कैविटी में हमारे टीथ, टंग और सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम आपको बता दें इसमें सलेवरी ग्लैंड्स के बारे में। सलेवरी ग्लैंड्स कितनी होती हैं? 3 पेयर्स। बहुत से लोग जो है ऑप्शन में गलत कर देते हैं, 3 पेयर्स की जगह 3 लिख देते हैं ना, जैसे 3 दिया है ऑप्शन में तो 3 कर देते हैं, क्योंकि ये नाम 3 है, 3 तो नेम है इनके, लेकिन ये 1 पेयर होती है। तो टोटल कितनी पेयर्स हो गए? 3 पेयर्स। आई बात समझ में? सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी, पैरोटिड। ठीक है, कितनी होती है ये? 3 जोड़ी, 3 पेयर्स। क्लियर? उसके बाद सलेवरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो कौन सा एंजाइम सिक्रीट करती हैं? जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं वो क्या सिक्रीट करती हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती है वो क्या सिक्रीट करती है? एंजाइम्स। ठीक, तो टाइलिन एंजाइम में सिक्रीट करती है। टाइलिन एंजाइम क्या करता है? आपको अभी हम बता चुके हैं हमारे फूड के मेन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में कौन हेल्पफुल होता है यहाँ? वो बक्कल कैविटी में कौन सा एंजाइम होता है यहाँ? टाइलिन एंजाइम। ठीक, जो किसके थ्रू सिक्रीट किया जाता है? सलेवरी ग्लैंड्स के थ्रू। तो टाइलिन एंजाइम क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। ये कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देता है। आई बात समझ में? जैसे रोटी होती है, उसको बहुत ज़्यादा च्यू करो तो जो उसके अंदर स्टार्च होता है वो माल्टोज में चेंज हो जाता है। जो रोटी ज़्यादा चबाओ तो उससे क्या होता है? थोड़ी मीठी लगने लगती है। इसका मतलब जो स्टार्च है उसके अंदर वो किस में चेंज हो जाता है? माल्टोज में। आगे बात समझ में? सलेवरी ग्लैंड्स हो गई। अब आपको टीथ के बारे में बताएंगे और टंग के बारे में। पता ही है आपको टंग क्या करती है? टेस्ट, है ना? टेस्ट, हमें टेस्ट का पता चलता है किसकी वजह से? टंग की वजह से। ठीक, और दांतों की सफाई टंग का काम होता है। आगे बात समझ में? अब इसके बाद देखेंगे अपने टीथ्स के बारे में। ठीक, तो देखिए, तो टीथ जो होते हैं ह्यूमन टीथ, उसकी प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती हैं। तो आप बताएंगे ह्यूमन टीथ कैसे होते हैं? ठीकोडॉन्ट, हेट्रोडॉन्ट, डाइफोडॉन्ट। ठीकोडॉन्ट मतलब जो हमारे टीथ हैं वो गम्स में क्या होते हैं? अंदर एम्बेडेड होते हैं, धसे होते हैं। उसके बाद हेट्रोडॉन्ट मतलब हमारे जो टीथ होते हैं वो सब सेम नहीं होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं टीथ, है ना? तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? हेट्रोडॉन्ट। डाइफोडॉन्ट मतलब हमारी लाइफ में कितनी बार दांत निकलते हैं? 2 बार। क्लियर हुई बात? उसके बाद ह्यूमन टीथ कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब इनके नंबर्स ये क्या है? इनके नंबर्स आ गई बात समझ में? तो इंसीजर कितने होते हैं? 8, कैनाइन 4 और प्रीमोलर 8 और मोलर कितने होते हैं? 12। आ गई बात समझ में? अब इसके बाद इसके फंक्शन देख लेंगे आप। इंसीजर जो होता है, इंसीजर का काम क्या होता है? फूड को, भोजन को काटना। ठीक, फूड मटेरियल को कटिंग करना। उसके बाद कैनाइन का काम क्या होता है? फूड को चीरना फाड़ना, क्योंकि जो होता है कैनाइन जो होता है वो कैसा होता है? नुकीला होता है। कैसा होता है? तो ये फूड को टीयर करने का काम करता है। फिर आया प्रीमोलर। प्रीमोलर क्या करता है? चीव और ग्राइंड, चबाने के लिए, चबाता है और पीसने के लिए, चबाने और पीसने के लिए होता है। उसके बाद आया मोलर। ये क्या करते हैं? ये भी चिविंग एंड ग्राइंडिंग। क्लियर हो गई बात? ठीक, तो उसके बाद अब देखेंगे डेंटल फॉर्मूला। पेपर में आता है डेंटल फॉर्मूला। इसमें 2 तरह परमानेंट टीथ जो आपने पढ़े हैं, ये क्या है? 32 टीथ होंगे। इसको जोड़ेंगे आप तो कितने होंगे? 32। ठीक, तो परमानेंट टीथ कितने होते हैं? 32। अगर टेम्परेरी पूछा जाए वो कितने होते हैं? 20। कितने होते हैं? 20। ठीक, तो अगर नाम लेके पूछेगा तो आप जो पूछेगा वो बताओगे। अगर नाम लेके नहीं पूछ रहा है, सिर्फ डेंटल फॉर्मूला पूछ रहा है, तो आप यही परमानेंट का बताओगे। आ गई बात समझ में? उसके बाद देखोगे आप डेंटल फॉर्मूले में परमानेंट टीथ के लिए आप पहले देखेंगे। देखिए, इंसीजर जब ये फॉर्मूला बनाते हैं तो क्या करते हैं? इंसीजर का आई ले लिया, कैनाइन का सी, प्रीमोलर का PM और मोलर का M। आगे बात समझ में? उसके बाद इंसीजर कितने? 8, 4 अपर जा में, 4 लोअर जा में, 4 का हाफ करो 2, 4 का हाफ करो 2, तो 2/2। कैनाइन कितने होते हैं?
4, 2 अपर जा में, 2 लोअर जा में, हाफ हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/1, 2 का हाफ करोगे 1, 2 का हाफ करोगे 1। उसके बाद प्रीमोलर्स जो होते हैं 8 होते हैं, 4 अपर जा में, 4 लोअर जा में, 4 का हाफ करोगे 2, 4 का हाफ करोगे 2। फिर मोलर्स है, मोलर्स जो होते हैं वो कितने होते हैं 12, मतलब 6 अपर जा में और 6 लोअर जा में। 6 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, इधर करेंगे फिर 3। आ गई बात समझ में। इसको पूरा ऐड करेंगे तो 8 आएगा, नीचे वाला ऐड करेंगे तो भी 8 आएगा। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16। मैथमेटिक मत लगाइएगा यहाँ पे, नहीं तो ये कट जाएगा और 2 ही दांत बचेंगे। आई बात समझ में। तो ये कितने हो जाएंगे टोटल 32। अब आगे देखेंगे, आगे इसमें देखेंगे मिल्क टीथ के लिए। किसके लिए? मिल्क टीथ के लिए। तो मिल्क टीथ के लिए देखिए इंसीजर कैनाइन सेम होते हैं तो वही हो जाएगा सेम। प्रीमोलस इनमें होते नहीं हैं बच्चों में, ठीक है, बच्चों में प्रीमोलस नहीं होते। और मोलस जो होते हैं वो बड़ों में कितने होते हैं 12 होते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें कितने होते हैं 8 होते हैं। तो 8 हैं तो 4 अपर जा में, 4 लोअर जा में, 4 का आधा हाफ करेंगे 2, नीचे वाले में भी 4 है, 4 का हाफ करेंगे 2। आगे बस समझ में। इसको जोड़ेंगे 2 1 2, टोटल कितना हुआ 5, इधर जोड़ेंगे 5, ठीक। उसके बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कितना हो जाएगा 20। क्लियर हो गई बात। तो आपका ये बक्कल कैविटी में डाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टोमक में डाइजेशन। किस में पढ़ेंगे? स्टोमक में डाइजेशन। देखिए डाइजेशन इन स्टोमक, ठीक। स्टोमक जो होता है हमारा उसके मेनली कितने पार्ट्स होते हैं 3, कार्डियक, फंडियक, पाइलोरिक, ठीक। ये ऊपर ये वाला, ये बीच वाला और ये नीचे वाला पार्ट। क्लियर हुई बात। तो जो ग्लैंड्स जो होती हैं, जो एंजाइम्स वगैरह होते हैं वो कहाँ सिक्रीट होते हैं? फंडिक से। तो इस तरह से आप देखोगे स्टोमक में जो ग्लैंड्स होती हैं वो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं। आपको इस चैप्टर में याद करते हुए चलना है जो नेम है, बाकी चीज़ें तो आपको समझनी, लेकिन जो नेम है एंजाइम्स के, ग्लैंड्स के, कहाँ कौन सा एंजाइम सिक्रीट हो रहा है, कहाँ कौन सी ग्लैंड कौन सा एंजाइम सिक्रीट करे, ये भी याद करना। और कहाँ किस जगह पे, मतलब कहाँ बक्कल कैविटी में या फिर स्टोमक में, ठीक है। तो आपको सब याद करना है कि एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से पार्ट में डाइजेशन होता है और कौन सी ग्लैंड कहाँ सिक्रीट होती हैं और उनसे कौन सा एंजाइम सिक्रीट होता है। अगर आप पढ़ेंगे नहीं अच्छे से तो आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। आपको एक एक चीज़ याद करते हुए चलनी है। इसमें जो चीज़ लर्निंग मटेरियल है उसको लर्न कीजिए, बाकी चीज़ समझिए और इसको पूरा लिखिए कॉपी में, ठीक है। तो अब देखेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। स्टोमक से गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है स्टोमक में होती हैं, ये कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की। अब याद करिए पिछला, अभी आपको बताया कि बक्कल कैविटी में कौन सी ग्लैंड्स होती हैं? सैलिवरी ग्लैंड्स। कितनी होती हैं? 3 पेयर्स होती हैं। क्या सिक्रीट करती हैं? टाइलिन एंजाइम, है ना। इस तरह से अब आपको याद करना है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, ऑक्जेंटिक और जाइमोजन, ठीक। उसके बाद देखोगे आप जो ऑक्जेंटिक ग्लैंड है, ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करती हैं? HCl एसिड। क्या सिक्रीट करती हैं? HCl एसिड। और जाइमोजन ग्लैंड क्या सिक्रीट करती हैं? इनएक्टिव पेप्सिनोजन एंजाइम, ठीक। तो ये इनएक्टिव है। कैसा है? इनएक्टिव। ये काम नहीं कर सकता, जब तक एक्टिव नहीं होगा तब तक ये अपना काम नहीं कर सकता। आगे बात समझ में। तो इसे एक्टिव कौन करता है? HCl एसिड, ठीक। HCl एसिड क्या करता है? इनएक्टिव पेप्सिनोजन को एक्टिव पेप्सिन में चेंज कर देता है। अब जो पेप्सिन है इसका फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का, ठीक है। प्रोटीन के डाइजेशन में ये हेल्पफुल होता है। आ गई बात समझ में। उसके बाद आप ये याद रखिए जो HCl एसिड होता है, पूछा जाएगा कहाँ सिक्रीट होता है, तो हमारे स्टोमक में। HCl एसिड क्या करता है? फूड के साथ आए हुए जर्म्स, है ना, बैक्टीरिया, वायरस एक्सेट्रा को क्या कर देता है? मार देता है, किल कर देता है, ठीक। आ गई बात समझ में। और फूड का जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है उसे सिंपल कर देता है, जिससे कि डाइजेशन आसानी से हो सके। अब एसिड है तो ये हमारी बॉडी की जो हमारा स्टोमक उसकी वॉल को इफेक्ट ना करे, इसलिए हमारी जो स्टोमक की वॉल होती है वो म्यूकोसा की बनी होती है, मोटी लेयर होती है। आगे बात समझ में, जिससे इफेक्टेड ना हो हमारा स्टोमक। उसके बाद पेप्सिन के अलावा भी एक एंजाइम होता है जो बच्चों में होता है सिक्रीट, ठीक। वो रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम का काम क्या होता है? वो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। आगे बात समझ में। और यहाँ पे जो पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, प्रोटीन को पेप्टोन प्लस प्रोटियोजेज में ब्रेक कर देता है। आगे बात समझ में। तो इस वीडियो में जितना आपने पढ़ा है इतना आप लिख लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए वो आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक। तो आज इतना ही पढ़ाएंगे।
अब अगले टर्न पे अगले टॉपिक में हम क्या पढ़ाएंगे आपको, इसके आगे मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन पढ़ाएंगे। ओके।